नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम एमपीपीएससी सेट परीक्षा 2022 इतिहास का पेपर सोल्व कर रहे हैं, जो आपके आने वाली सेट परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक उपयोगी सिद्ध होगी। इसमें हम एमपीपीएससी 2022 सेट परीक्षा इतिहास का सेट ए देख रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है जो कि प्रश्न नंबर 51 से चालू होता है, क्योंकि 50 प्रश्न फर्स्ट पेपर के होते हैं और ये जो सेकंड पेपर आपका जो सब्जेक्ट होता है उसका होता है। इसमें पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक उत्खनन का आधार जमीन का काटा हुआ वह भाग है जिसका यथोचित निरीक्षण करके पूर्ण रूप से लेखा जोखा तैयार किया जाए, उसको क्या कहते हैं? किसने कहा है ये? तो ये जो कथन है, कथन दिया गया है कि ये कथन किसका है? ये कथन है व्हीलर का। मार्टिमर व्हीलर ने ये कथन कहा था कि वैज्ञानिक उत्खनन का आधार जमीन का वो काटा हुआ हिस्सा है जिसका यथोचित निरीक्षण करके पूर्ण रूप से उसका लेखा जोखा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर कौन थे? तो पहले जो सर्वेयर थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के, अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि इसकी स्थापना, एएसआई की स्थापना करी थी किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में। सभी चीजें याद रखना आपको कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में एएसआई की स्थापना करी थी। इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। जैन प्राकृत ग्रंथों का अंतिम संकलन कब हुआ था? पूछा जा रहा है। हुआ था के बाद इन्होंने जगह के नाम दिए गए कि कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था वल्लभी में। वल्लभी में क्यों हुआ था? क्योंकि जो जैन ग्रंथ है उनका अंतिम रूप से संकलन हुआ था दूसरी जैन संगति में। दो जैन संगतियां हुई है, तो दूसरी हुई है 512 ईस्वी में। जैन संगति मतलब एक तरह से सभा होती है, जैसे बौद्ध संगतिया का आपने नाम सुना होगा कि 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, इसी तरह से 2 जैन संगतियां हुई थी। तो उसमें 512 ईस्वी में वल्लभी में दूसरी जैन संगति हुई थी। यहाँ पर जितने भी प्राकृत जैन प्राकृत ग्रंथ है उनका अंतिम रूप से संकलन हुआ था। बेलन घाटी से चावल उत्पादन के आरंभिक साक्ष्य की तिथियां कौन सी तिथि है? तो ये समय आता है आपका 6000 ईसा पूर्व के आसपास। चावल के उत्पादन का आरंभिक साक्ष्य। किस हड़प्पीय पुरास्थल की खुदाई में अंडाकार कुएं प्राप्त हुए हैं? तो ये संरचना प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। यहां से अंडाकार कुएं प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हड़प्पी पुरास्थल कालीबंगा किस नदी के नदी घाटी में स्थित है? तो ये घग्गर में है। ये सारी चीजें हम प्राचीन इतिहास वाले में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं विस्तार से। इन सारे प्रश्नों के जवाब हमको उन वीडियो क्लास में मिल जाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में उसकी लिंक दे देंगे, आप जाकर के क्लास देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे वैदिक काल की सबसे प्राचीन सार्वजनिक संस्था माना जाता है? प्राचीन वैदिक इतिहास में हमने देखा है, वैदिक साहित्यों में, वैदिक काल में, कि सभा, समिति और विदत ये संस्थाएं होती थी। इनमें जो सबसे प्राचीन है वो विदत है। महाभारत में 16 वर्ष की वधु को क्या कहा जाता था? तो इस समय जो
कहा जाता था 16 वर्ष की वधु को नग्निका। वृहत पाषाणिक समाधियां जो मध्य और दक्षिण भारत की विशेषताएं हैं, इनके आरंभिक उत्खननकर्ता माने जाते हैं। तो इनका जो प्रारंभ में उत्खनन किया था वो मिडोस टेलर ने किया था। ये इसके प्रारंभिक उत्खननकर्ता माने गए हैं, मिडोस टेलर। पृथ्वी सुप्त भूमि के महत्व को स्पष्ट करने वाला कदाचित वह पहला संदर्भ है जहां एक व्यक्ति भूमि को अपनी माता कह रहा है। ये हमने पढ़ा है, वैदिक साहित्य पढ़े उसमें। तो ये पूछा जा रहा है इसमें कि ये सूक्त किस वेद से संबंधित है। तो ये सूक्त संबंधित है अथर्ववेद से। और जब हमने प्राचीन भारत में वैदिक साहित्य पढ़े हैं, वैदिक कालिक व्यवस्था, उनमें हमने ये चीजें पढ़ी है। जो मुख्य मुख्य रूप से जो सूक्त है वेदों में, उपनिषदों में, जो वाक्य अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। और ये कथन अथर्ववेद का है, जिसमें भूमि को अपनी माता कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? तो अंतिम शासक की अगर बात करें तो अशोक और चंद्रगुप्त तो प्रारंभिक शासक थे इनके, मौर्य वंश के ही है। कालाशोक शिशुनाग वंश का है। और जो अंतिम मौर्य शासक था वो बृहदत्त था। फिर इसको इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसका वध करके शुंग वंश की स्थापना करी थी। मौर्यकालीन मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य काल में मुद्राओं को पण कहा जाता था। अर्थशास्त्र वगैरह में इनका विस्तार से वर्णन है। और जो दिनार है ये गुप्त काल की मुद्रा है। इस समय दिनार और रुपया दोनों चलता था, रुपये का कहा जाता था उसको। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में अमर सिंह है, घटखरपर है, वररुचि है, बाणभट्टनी है। क्योंकि जो बाणभट्ट है वो हर्षवर्धन के दरबार में। तो 1, 2, 3 इसका सही विकल्प है सी वाला, अमर सिंह, घटखरपर, वररुचि। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। और जो आपके बाणभट्ट है ये हर्ष के दरबार में थे। कनिष्क प्रथम के शासनकाल में दरबारी चिकित्सक कौन थे? तो इनके जो दरबारी चिकित्सक थे वो चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी। ये कनिष्क प्रथम के दरबार में थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 5वीं सदी में। कुमारगुप्त, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। कुमारगुप्त गुप्त शासक है जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। नालंदा में पीतल की चद्दरों से निर्मित मठ का निर्माण किसने करवाया? तो ये हर्षवर्धन ने करवाया था। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्तकालीन मुद्रा कला का जन्मदाता मानने से इनकार किया है? ये है एलन। इनका कहना है कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल की मुद्रा कला के जन्मदाता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर के लिए जाना जाता है? तो ये स्थान है नचना। यहाँ पर पार्वती मंदिर है, ये नचना पन्ना में। क्यों प्रसिद्ध है? पार्वती मंदिर।
आपने मध्य प्रदेश पढ़ा होगा, नचना कोठार का पार्वती मंदिर, ये पन्ना में है, जो कि नचना स्थान का नाम है। सांची के बृहद स्तूप का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में है और जिसको सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है, ये अशोक द्वारा निर्मित है। मौर्य प्रशासन पर किन ग्रंथों में चर्चा की गई है? और इसमें ऑप्शन के साथ कोड दिए हुए हैं, किस ग्रंथ में इसकी चर्चा की गई है। तो ऑप्शन दिया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र, बिल्कुल इसमें की गई है चर्चा। मनुस्मृति में नहीं है, कल्हण की राजतरंगिणी में भी नहीं है, पतंजलि के महाभाष्य में भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल एक, डी। अरबों के द्वारा प्रतिहारों को कुछ संबोधन से पुकारा जाता था, वह शब्दावली क्या है? तो जो अरब लोग थे वो प्रतिहारों को अलजुर्ज कहते थे। जावा के किस राजवंश के शासक ने पाल राजा देवपाल के पास नालंदा में मठ स्थापना के लिए 5 गांव अनुदान मांगने के लिए दूत भेजा था इनके दरबार में? तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा राजवंश था, राजवंश के बारे में पूछा जा रहा है। और दिया है ये जावा के हैं। जावा के किस शासक ने पाल शासक देवपाल के पास भेजा था दूत अपना? किस लिए? कि जो मठ बनाया जा रहा है नालंदा में, उसके लिए 5 गांव का अनुदान दे, ताकि उसका जो मेंटेनेंस है, जो संचालन है, वो किया जा सके। क्योंकि मठ है तो स्वाभाविक बात है उसका कुछ खर्चा होगा। तो मठ तो ये बना देंगे शासक, जिसने जावा के राजवंश जिसने भी वो अनुमति मांगी है, लेकिन उसका संचालन करने के लिए भी तो खर्च होगा। तो ये अनुमति मांगने के लिए दूत भेजा था शैलेंद्र शासक ने। जावा में जो राजवंश था वो शैलेंद्र वंश था, और इस शैलेंद्र वंश के शासक बालपुत्र देव ने ये दूत भेजा था। बालपुत्र देव कहाँ भेजा था? देवपाल के पास। और ये जानकारी हमें कैसे मिलती है? ये देवपाल का ही नालंदा ताम्रपत्र है। इस देवपाल के नालंदा ताम्रपत्र से ये जानकारी मिलती है कि शैलेंद्र राजवंश के बालपुत्र देव ने देवपाल के दरबार में एक दूत भेजा था। चोल काल में उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो इस समय जो उच्च अधिकारी थे उनको पेनुंदरम कहा जाता था। साधारण सी शब्दावली है। मामल्लपुरम स्थित प्रसिद्ध 5 रथों में कौन सा रथ आकार में सबसे बड़ा है? तो अगर यहाँ रथों के आकार की बात करें तो द्रौपदी रथ ये सबसे छोटा है। क्योंकि ये एक मंजिला रथ मंदिर है। और जो सबसे बड़ा है, भीष्म रथ तो है ही नहीं उसमें, जो सबसे बड़ा है वो धर्मराज रथ ही है। और ये अधूरा भी है, धर्मराज रथ अधूरा है, पूरा बना हुआ नहीं है। नौ सौ उन्नीस एवं 921 ईस्वी के किन 2 अभिलेखों से चोल ग्राम सभा के कार्यों की मुख्य तौर पर जानकारी मिलती है? तो ये अभिलेख है उत्तर मेरु अभिलेख। इनमें चोल ग्राम सभाओं की कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। सुमेलित कीजिए, पुस्तक का नाम दिया हुआ है और लेखक का नाम दिया हुआ है कि कौन सी पुस्तक किसकी है। तो पृथ्वीराज विजय ये जयरथ की है।
नव सासांग चरित पदम गुप्त की है, 2024 वाले में भी ये प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद रामचरित, ये संध्याकर की है, संध्याकर नंदी। और विक्रमादित्य चरित, ये विल्हण की है, विक्रमांक देव चरित के नाम से आपने उसको पढ़ा होगा। तो अगर इसके हिसाब से कोड देखेंगे तो बी वाला। ये इसका सही आंसर होगा। कश्मीर क्षेत्र की प्रसिद्ध रानी का नाम क्या था? रानी दिद्दा, बहुत फेमस रानी हुई है कश्मीर की। बर्टन स्टीन द्वारा विखंडित राज्य के मॉडल का चोलों के लिए प्रयोग किस विद्वान के अध्ययन से प्रेरित था? तो ये था साउथाल, ए साउथाल। तो बर्नस्टीन द्वारा विखंडित राज्य के मॉडल का चोलों के लिए प्रयोग साउथाल के अध्ययन से प्रेरित था। अल बरूनी के अनुसार भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अब ये इस लेखक की दृष्टि से बताना है कि अल बरूनी के अनुसार कौन सा सच है। इसमें पहला दिया हुआ है, रामनवमी और शिवरात्रि हिंदुओं के दो महत्वपूर्ण त्योहार थे। बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है कि भारतीय विदेशियों का आदर नहीं करते थे। अल बरूनी के अनुसार ये भी सही है कि भारतीय विदेशियों का आदर नहीं करते थे। भारतीयों की एक पितरात्मक परिवार व्यवस्था थी। ये भी सही है इसमें अल बरूनी के अनुसार। पितृसत्तात्मक परिवार था भारत में। और चौथा है, एकल परिवार प्रचलन में था और उत्तराधिकार की रेखा पिता से पुत्र को जाती थी। तो ये एकल परिवार प्रचलन में नहीं था। चौथा वाला इसमें नहीं है, तो आपका आंसर बनेगा बी। पुस्तक और उसके लेखक का नाम दिया है, इनको सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें सही आंसर है। तो इसमें चचनामा का लेखक है अबू बकर अल कूफी और अखबार अल सिंध वल हिंद का लेखक है सुलेमान। और मुरुज अल जहब, इसका लेखक है अल मसूदी। और सिलसिला उत तवारिक, इसके लेखक है अबू जईद। 3124। ये आपके ऑप्शन में कहाँ आ रहा है? 3124, डी वाला। ये इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने मुगल कालीन मुद्रा विनिमय और हुंडी व्यवस्था पर सबसे अच्छा प्रकाश डाला है? तो ये काम किया है टेवर्नियर ने।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। और इसमें दिया हुआ है शब्द, तो जो सनद है वो होता है नियुक्ति पत्र, और परवाना होता है शासकीय आदेश। निशान होता है जो राजकुमार पत्र लिखते हैं उसको निशान कहा जाता है, शहजादों द्वारा लिखा गया पत्र। और रुक्का होता है व्यक्तिगत पत्र। इसके अनुसार सही कूट को अगर आप देखोगे तो डी इसका आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में व्यापारियों का पंजीकरण निम्नलिखित में से कौन करता था? तो इसमें जो व्यापारियों का पंजीकरण करने का काम था वो दीवान रियासत करता था। ये हम मध्यकाल में पढ़ चुके हैं दिल्ली सल्तनत में। मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल का नाम बदलकर रखा था। इसने वारंगल को जीतकर उसका नाम बदल दिया था और उसको सुल्तानपुर नाम दिया था। निम्नलिखित में से किसने राजस्व का वार्षिक अनुमान करवाया था? राजस्व का वार्षिक अनुमान फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। शेर शाह का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? तो ये अंतिम अभियान इसका कालिंजर के विरुद्ध था, और वहां पर ही उसने जब गोला फेंका था किले की तरफ तो वो टकरा कर वापस आ गया था और उसके पास ही फट गया, तो उसके साथ शेर शाह भी फट गया। निम्नलिखित में से किस त्योहार को जहांगीर निगाहदाश्त कहा जाता था? तो जहांगीर रक्षाबंधन को निगाहदाश्त कहता था। उड़ीसा के सूर्यवंशी गजपति वंश का संस्थापक कौन था? महत्वपूर्ण राजवंश रहा है उड़ीसा में गजपति वंश। इसके संस्थापक के बारे में पूछा है, तो इसकी स्थापना करी थी कपिलेंद्र ने। शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस किले का नामकरण सिंहगढ़ किया था? तो इन्होंने कोंडाना का नाम सिंहगढ़ रखा था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली पर आक्रमण किया था? पेशवा के बारे में पूछा है कि किसने किया था, तो ये बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। मुगल काल में अबवाब क्या होते थे? सरकारी अधिकारियों और जमींदारों द्वारा लगाया जाने वाला कर, यही अबवाब होता था मुगल काल में। सराय अदल की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी, जिसको हम पढ़ चुके हैं सल्तनत काल में। अलाउद्दीन खिलजी बाजार व्यवस्था के लिए जाना जाता है और उसी ने सराय अदल की नियुक्ति करी थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर अनेगुंदी नामक नगर की स्थापना करी थी? तो ये स्थापना वीर बल्लाल तृतीय ने करी थी। अनेगुंदी नगर की स्थापना वीर बल्लाल तृतीय ने करी थी। इक्ता प्रथा का प्रारूप सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? अब अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि इक्ता किसने प्रारंभ की,
किसने लागू करी, लेकिन इसमें पूछा गया है कि इसका प्रारूप किसने तैयार किया था। सबसे पहले किसने तैयार किया था, तो ये मुक्तादिर ने किया था। भारत में सबसे पहले एकता लागू करने की अगर बात है तो ये गोरी ने शुरू किया था सबसे पहले। कौन गोरी? मोहम्मद गोरी। और इसको संस्थागत रूप कह लो आप या स्थायी रूप से इसको व्यवस्थित लागू किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया था, लेकिन सबसे पहले लागू मोहम्मद गोरी ने किया। सबसे पहले इक्ता इसी ने दी थी, बांटी थी। तो मोहम्मद गोरी सबसे पहले भारत में इक्ता व्यवस्था लागू करने वाला व्यक्ति है और इल्तुतमिश इसको संस्थागत रूप देने वाला व्यक्ति है। और इसका प्रारूप तैयार किया था मुक्तादिर ने। राजवाही और अलुक खाकी से क्या तात्पर्य है? ये हम सल्तनत काल में पढ़ चुके हैं, तुगलक वंश जब हमने पढ़ा था और उसमें बताया था कि ये दो नाम आपको याद रखना है, इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। ये नहरों के नाम है। मंगोल की सेना से वीरतापूर्वक संघर्ष करने वाले अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक का नाम क्या था? 4 सेनापति थे इसके, और उसमें जो मंगोलों से लड़ता हुआ जफर खान, इसकी वहीं पर मृत्यु भी हो जाती है। और इसी के बारे में अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि इसने बिना अपमानित हुए ही मुक्ति प्राप्त कर ली। निम्नलिखित में से किसने शाहजहां के काल में गुजरात के अकाल का वर्णन किया है? ये विदेशी लेखकों का वर्णन है, तो इसका जो उल्लेख किया है गुजरात में अकाल का, वो पीटर मुंडी ने किया था। गुजरात में अकाल पड़ा है मुगल काल में। मुगल प्रशासन में बलाहार क्या थे? तो इस समय बलाहार होते थे किसान, इनको बलाहार कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था टोडरमल बंदोबस्त के नाम से जानी जाती है? तो टोडरमल बंदोबस्त के नाम से जानी जाती है जब्ती। इन्होंने 10 साला व्यवस्था दी थी। किसमें 10 साल की फसल का अनुमान लगाया जाता है, कितनी फसल उत्पादन हो रही है, क्या भाव चल रहा है, उसके हिसाब से लगान निर्धारित की जाती थी। इसलिए इसको 10 साल के आधार पर होती थी, इसलिए इसको 10 साला कहा जाता था। समय जानने के लिए निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा ताश घड़ियाल बनवाया गया था? ये बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसने समय के लिए, समय निर्धारित करने के लिए, जानने के लिए ताश घड़ियाल बनवाया था। यहाँ एमपीपीएससी सेट परीक्षा 2022 इतिहास पेपर के 50 प्रश्न पूरे होते हैं और अगले 50 प्रश्न हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो आशा करता हूं कि ये जो पेपर पीवाईक्यू हम सोल्व कर रहे हैं, ये आपके आने वाली परीक्षा सेट असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध होंगे। आपको इससे एक आइडिया होगा कि सेट की परीक्षाओं में पेपर किस प्रकार से आते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।